नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत नई दिल्ली में लगाया बरगद का पौधा। 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर विचार की साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। भाजपा ने बेंगलुरु में भगदड़ हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ने 12 देशों के लोगों पर अमेरिका में प्रवेश पर लगाई पाबंदी। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के लोग नहीं जा सकेंगे अमेरिका। सोमवार से लागू होंगे ये नियम। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज होगी श्री राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। 101 आचार्यों द्वारा संपन्न होगा अनुष्ठान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कच्छ यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए थे। प्रधानमंत्री इस भाव से बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वे अपने आवास पर सिंदूर के ये पौधे लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिंदूर का पौधा लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा भी पहुंचाएगी। और प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। आइए हम संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो शेयर किया है। लिखा है, आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां यूपी के सीएम बता दें आपको कि राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कलश यात्रा निकाली जिसमें सरयू का जल था और तमाम विधि विधान और तमाम मंत्रोच्चार तरीके से 2 जून, 3 जून, 4 जून और आज 5 जून है, जबकि इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपूर्ण हो जाएगा आरती और पूर्णाहुति के साथ में। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और कई बार मन मस्तिष्क में आता है पूजा कि मनुष्य जो है वो भी ईश्वर की बनाई हुई रचना है और हम ये कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट है और मनुष्य के द्वारा ही ईश्वर की मूर्ति का निर्माण होता है। लेकिन जरा देखिए तो सही, कितनी रुचिकर बात है, कितनी आनंद देने वाली बात है कि जब मूर्ति का निर्माण हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुण और ईश्वर की समस्त शक्तियों को समाहित करने के लिए वैदिक मंत्रों, अनेक विधि विधानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नागेशं सरयुं तदा लक्ष्मणं वेणुतीर्थं च वन्दे हाटकमन्दिरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे
आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अयोध्यायां ब्रह्ममानसतीर्थक्षेत्रे सरयूनद्याः यथोक्तदिग्भागे कालयुक्तनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य दशम्यां तिथौ गुरुवासरे पूर्वाभाद्र नक्षत्रोपरि उत्तराभाद्रपद दिवस नक्षत्रे विषकुंभयोगे वाणिज्यकरणे मीनस्थिते श्रीचंद्रे वृषस्थिते श्रीसूर्ये मिथुन स्थिति श्रीदेवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानेषु स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विसिद्धायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः अच्युत गोत्राः नामाहां सर्वेषां सकल ग्राम जन भक्त जन देश जनानांच सकलारिष्ट दुर्निर्मित उपशमन पूर्वकाम निखिल क्षेम शुभेच्छ कल्याण प्राप्त्यर्थाम श्री रामचंद्र देवता प्रीत्यर्थंच सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सूर्य हनुमत सूर्य नारायण गणेश भगवती अन्नपूर्णा शिव गणपति मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। हो गया, हाथ में जल दीजिएगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रादिशयादिगयो सामान्य छंदांसि क्रियामय वभु प्राणाख्या देवता आम बीजम क्रौम की शक्ति क्रौम कीलकम प्राण प्रतिष्ठायां विनियोगाः ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शुभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग यजु साम छंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवताये कि नमो। आप इस समय देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये विशेष प्रसारण आपके अपने चैनल दूरदर्शन पर, और निश्चित तौर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बाद में हमारे जो तमाम साथी हैं, जो तमाम हमारे तकनीकी सहायक हैं, उन लोगों की सहायता के साथ, उन लोगों के तमाम प्रयासों के बाद ये प्रसारण सफल हो रहा है और देश और दुनिया के तमाम देशों में ये सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने दूरदर्शन पर। और जब हम बात करते हैं दूरदर्शन की, तो एक भरोसे का नाम है आपका अपना दूरदर्शन, और इसीलिए आप सभी अपने दूरदर्शन से बेहद प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के वशीभूत होकर हम वो सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। और आप इस वक्त विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, और मैं इस समय मौजूद हूं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में। और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राण प्रतिष्ठा, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप महसूस करके देखेंगे तो 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, और जरूर हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का ये महत्व कैसा होता है, और निश्चित तौर पर हम ये बताना भी चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूजा आप? बिल्कुल मनीष, प्राण प्रतिष्ठा का जो महत्व है बहुत ही खास है। मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वे केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं, बल्कि उनमें भगवान का वास हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिससे कि वो मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाते हैं, और इसके बाद वो मूर्ति जीवंत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं, और तब
हम भगवान से अपने मन की बात कहते हैं, अपने दुख कहते हैं, अपने सुख कहते हैं और ढेर सारा उनको आज धन्यवाद देते हैं। मनीष। बिल्कुल पूजा, और इस समय दो तस्वीरें हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवलिंग, इसका भी आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और हम आपको ये बता दें कि जो मंदिर क्षेत्र है इसके ईशान कोण अर्थात उत्तरी पूर्वी कोना में शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। ये शिवलिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं पर भी शिवलिंग जाते हैं, जो प्रतिमाएं जाती हैं, उनको नर्मदा के तट से लेकर आया जाता है। और नर्मदा के तट से लाया गया शिवलिंग वाकई अपने आप में दिव्य होता है, उसमें कई विशेष गुण माने जाते हैं और जो मूर्तिकार हैं, जो इसके जानकार हैं, वो उनके गुणों को विशेष तौर पर बता सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर अपने सामान्य दर्शकों के लिए इतना ही कह सकते हैं कि वाकई अद्भुत है ये शिवलिंग। और ये आप सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं, सूर्य मंदिर एक तरफ देख रहे हैं और एक तरफ आप राम दरबार देख रहे हैं और दोनों ही तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि समस्त 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। एक साथ का मतलब बहुत तकनीकी सहयोग इसमें मिल रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा हैं उनको लगाया गया है ताकि मंत्रोच्चार एक साथ होता रहे। जो समस्त विधियां हैं कर्मकांड की वो एक साथ चलती रहें। कहते हैं ना कि सारी आवाज़ें, सारे उच्चारण एक साथ हो। क्या दिव्य ऊर्जा इस वक्त पूरे माहौल में जो फैल रही है इन मंत्रों के माध्यम से, उनको हम महसूस कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ वो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन, छायाकार मित्रों के द्वारा जो एक मेहनत है, जो प्रयास है, लगातार किस तरीके से वो अपने अपने कैमरा के जरिए ये दृश्य वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जो खास दृश्य आप तक पहुँचने चाहिए उनको तमाम हमारे तकनीकी सहायक इस समय आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। ये राम दरबार का नैनाभिराम दृश्य आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय मौजूद है और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये समय आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 101 आचार्य मिलकर करा रहे हैं। आप थोड़ा मंत्रोच्चार सुने और मंत्रोच्चार में अपने आप को संबद्ध करें और अपने आप को इन मंत्रों के जरिए ये महसूस करें कि आप स्वयं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और अगर आप आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं तो तमाम वो दर्शक जो इस समय दूरदर्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों में जहां पर भी हैं, वो राम नाम का जाप करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए भाव स्वरूप आत्मिक दृष्टिकोण से वो यहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मंत्रोच्चार आपके लिए, ये मंत्रोच्चार आपके तमाम उन परिजनों के लिए जिनकी सुख, शांति और समृद्धि के कल्याण में यहाँ पर ये मंत्रोच्चार चल रहा है। तेहनाकं महिमानादनं ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो कामावजातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां प्रथमज्ञां मस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवै श्रीर्मादेवी यजुषतां कां सोऽस्मितां मृण्णप्रागारां मार्द्रां ज्वलन्तीं वृत्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामेयोपवै श्रियां चन्द्रां प्रभासां यशजाज्वलन्तीं प्रियं लोके जीवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमे शरणां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेरश्यदां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः
तस्य बलानि तपसानुदन्तो मायात्तरायाश्चवाया लक्ष्मीः उपैतु मां देवदगा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतो स्विराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षत्रिपाशामलां जेष्यां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतमसमृद्धिं च सर्वां निर्णतु मे क्रियात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेयोपवयश्रियां मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महिषीश्रेतान्यशः कर्दमेन प्रदाभूता मयि सम्भवकर्दमा श्रियं वादये मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपाद्रजन्नु जिज्ञाने जिग्लीतवसमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वादय मे कुले आर्द्रां पुष्करणे मुष्टिं मिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां माव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्मिन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रेतो भूत्वा धूयादाजमन्महं श्रियं पञ्चदशरजं द श्रीकामः सततं जपेत। तो ये मंत्रोच्चार लगातार चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम कह सकते हैं कि 2 जून से लगातार ये मंत्रोच्चार अलग अलग कर्मकांडों को, अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार चल रहे हैं और इन मंत्रों में वो अद्भुत शक्ति है। दरअसल मंत्र अपने आप में एक वैज्ञानिक कह सकते हैं कि उनके पीछे एक विज्ञान होता है, उसकी ऊर्जा होती है और इस पूरी समष्टि में ऊर्जा ही है जो हम सबको संचारित करती है। ऊर्जा किस तरीके से, कितनी मात्रा में, कहां पर, यह देखना बहुत जरूरी है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय माता भगवती का वो दिव्य स्वरूप, यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमा इस समय आपके सामने है और जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो ये माँ दुर्गा की प्रतिमा इस मंदिर परिसर का वायव्य कोण, जो वास्तु के हिसाब से हम कहते हैं चौथा कोना होता है, वायव्य कोण यानी कि उत्तरी पश्चिमी कोना, वहां पर ये प्रतिमा स्थापित है और वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में हम आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है ये, और उसके साथ में अलग अलग मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। क्या कहना चाहेंगी पूजा आप? मनीष, इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रथम तल पर राम दरबार यानी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करें अगर मंदिर के भौतिक स्वरूप की, तो दर्शकों को बता दें कि जो इसका परकोटा वो है आयतकार है। इसकी कुल लंबाई 800 मीटर है। परकोटे के अंदर 14 फीट की चौड़ाई है और वो छायादार है। मनीष, बिल्कुल आप भौतिक स्वरूप का जिक्र कर रहे हैं और जरूर दर्शक जानना भी चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि स्क्रीन पर वो जो देख रहे हैं दृश्य पूजा, हम चाहते हैं कि हम उस दृश्य के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए मर्म के बारे में, ये देखिए जिसका जिक्र हमने पहले किया हुआ था, ये है वो शिवलिंग जो नर्मदा के तट से लाया गया है। ये है वो शिवलिंग जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये वो है शिवलिंग जिसको कह सकते हैं कि बगैर शिव के तो ये सृष्टि अधूरी है, बगैर शिव के ये पूरी समष्टि अधूरी है और बगैर शिव के हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म अधूरा रह जाता है। और ये वो तमाम दृश्य हम देख रहे हैं। हम एक दृश्य में खोते हैं तब तक दूसरा दृश्य हमारे समक्ष मौजूद होता है। बजरंगबली हनुमान, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ पे ऊर्जा का तो स्रोत अनंत है। ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को जो जानकारी दे रहे हैं पूजा, उस जानकारी को भी हम आगे बढ़ाते चलेंगे कि सूर्य, जैसा आपने पहले भी कहा कि भगवान सूर्य चूंकि भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, सूर्यवंशी कहा जाता है,
तो सूर्य की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर स्थापित हुई है। और ये भगवान सूर्य का जो रथ है वो नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं ना, दक्षिणी पश्चिमी कोना जो होता है। जी हाँ मनीष, ये जो कोना है ये घर के मालिक या स्वामी का कोना होता है और इसमें राम के कुल के पिता भगवान सूर्य का रथ स्थापित किया जा चुका है। यानी भगवान सूर्य की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। अगर हम राम दरबार को हम एक रूप में मानते हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य, हनुमान जी, प्रथम पूजनीय गणपति जी, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा और शिवलिंग, इसके अलावा शेषावतार। अगर हम इस तरीके से पूरा इसकी गणना करते हैं तो 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है और सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, मंत्रोच्चार एक साथ चल रहा है। और इन तमाम मंदिरों के बारे में, विग्रहों के बारे में, इसके पीछे छिपे हुए महत्व के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक लंबे काल खंड के बाद में ये बहुत आसान नहीं है कि आज जिस स्थिति में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक लंबा संघर्ष रहा है, सदियों का संघर्ष हम कह सकते हैं। और इस सदियों के संघर्ष के बाद में आज हम ये सुख की घड़ी कह सकते हैं। ये एक नए भारत का जो दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं, वो दृश्य हमारे सामने दिख पा रहा है। एक नई ऊर्जा का संचार हम इस समय देख रहे हैं और एक नए भारत में जो लोगों के मन मस्तिष्क में एक नया भाव पैदा हो रहा है, उस भाव को हम, उस भाव का प्रकटीकरण हम देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। और अगर भाव को आप अपने आगे रखें तो ये अवर्णनीय है, ये अनिर्वचनीय है। क्या कहेंगे पूजा? बिल्कुल ठीक बात मनीष, बहुत सुंदर, बहुत ही मन को भाने वाले ये दृश्य है। मनीष, कई मायनों में देखें तो ये समय जब इतिहास बनता है तो यही इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी को गौरव प्रदान करता है। ये एक ऐसी आत्म अनुभूति जिससे हमारी जो संतति है वो अपने पूर्वजों पर गर्व करती है। और शायद ये गर्व इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम अपने दर्शकों को प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान के सीधे प्रसारण के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तब हमारी यादों में, हमारी आंखों में हमारे अनगिनत उन शहीदों का बलिदान भी याद आ रहा है, जिनके त्याग के कारण आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं। मनीष, कहते हैं ना कि जो भाव हैं और जब भावों की सरिता में आप प्रवाहित होते हैं तो शायद आप नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हम इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। आपने शहीदों का जिक्र किया, आंखों में नमी आ जाती है। आप जब इन दृश्यों का जिक्र करते हैं तो प्रसन्नता में ये अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो न जाने कितने किरदार, न जाने कितने हमारे जो हीरो, जिनको हम कह सकते हैं कि जो हमारे नायक रहे हैं, समाज के अग्रणी नायक रहे हैं, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सबके चित्र, उन सबके नाम हमारे समक्ष आ रहे हैं। मनीष, ये बात तो रही इतिहास की, लेकिन हम आज में हैं, श्री राम जन्मभूमि परिसर में हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में हैं। तो आज हम ही नहीं बल्कि सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रसन्न हैं, क्योंकि रामलला के दरबार में लगातार एक के बाद एक न केवल सनातन धर्म की प्रतिमान बल्कि हमारे आराध्यों के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इससे भारतीय जनमानस की चेतना में जो ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है वो अद्भुत है। न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल, न भूतो न भविष्यति। और कई बार जब इस कार्यक्रम के निमित्त हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि हम मनुष्यों का जीवन कितना है। और आज के कालखंड की बात करें, आज के समय की बात करें, 70 साल, 80 साल,
90 साल, यही तो है। लेकिन जब हम इस मंदिर के वास्तु की बात करते हैं, मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं, जो हमारे जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि इस मंदिर की आयु हजारों साल है। 2-2.5 हजार साल तो इस संरचना के मुताबिक इस मंदिर की आयु है। न जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, न जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और न जाने कितनी बार ये संभव है कि हम अपने अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों, हम उससे अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बहुत से मंदिरों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज हम इस मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समाज के कई वर्ग अपने अपने अलग अलग रूपों में इस मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है, तो कोई अतीत से लेकर आज तक के समस्त घटनाक्रमों को एक बार में याद कर लेता है। इस संघर्ष गाथा को देखता है जब सुख की अनुभूति हमें होती है। और हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में श्री तिवारी जी मौजूद हैं, और जो कि शिक्षिका हैं। और मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते, चूंकि हमारी संतति को, हमारे समाज को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षित करती हैं, संस्कारित करती हैं, तो जरूर मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं उन भावों का प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। श्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आप भी साक्षी बन रही हैं, और निश्चित तौर पर आपके मन में भी भाव जरूर आ रहे होंगे। उस भाव से हम सबको आप रूबरू कराएं। मनीष जी, जो भाव मन में आ रहे हैं उनको शायद शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार मैं राम मंदिर में आई हूँ, और यहाँ जो रामलला जी की मूर्ति मैंने देखी और उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखी, तो बहुत ही मन में के जो भाव हैं उन्हें बिल्कुल 2 शब्दों में, 2 पंक्तियों में कह पाना बड़ा मुश्किल है। पर ये कह सकते हैं कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आपने 2 शब्दों में जो बात रखी है वाकई दिल तक गई है। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ग हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई तबका हो, इस समय हर कोई जो भी सनातन धर्मावलंबी है, जो भी प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, जो भी हमारी सनातन में आस्था रखता है, जो भारत को प्यार करता है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, और वाकई उस ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रकाश से हम सभी आलोकित हो रहे हैं, जो प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। और वाकई वो सभी लोग आज अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबद्ध कर पा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जून से ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, और 2 जून को जल कलश यात्रा, सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई, और जो कि अयोध्या के अलग अलग स्थानों से होती हुई वीणा चौक, रामप्रत, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल होते हुए रामकोट बैरियर और रंग महल होते हुए ये यज्ञ मंडप तक इसने प्रवेश किया। तो ये वो पहला चरण था जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। और इसमें कह सकते हैं कि आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वो अलग अलग जो हमारे प्रकृति के अवयव हैं उनके प्रति हम अपने प्रेम का, अपने भाव का, उनके प्रति हम एक आदर का जो प्रकटीकरण करते हैं, वही है हमारी ये परंपराएं। और इन परंपराओं में कहीं ना कहीं विज्ञान है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन है। क्या आप हमसे सहमत हैं पूजा जी? बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य वचन कहा मनीष। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की आप प्रक्रिया देख रहे हैं, इसकी भी एक विधि है। सामान्यतः जो सर्वमान्य या फिर यूँ कहें कि जो सर्वसुलभ प्रक्रिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आम लोगों के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार सबसे पहले हम प्रतिमा को गंगाजल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं, और इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके
चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इस समय मंत्रोच्चार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती अर्चन कर लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। मनीष, बिल्कुल, ये वो विधि है जो कि हम आमतौर पर एक आम जन के लिए, जो लोग अपने घरों में मंदिरों को स्थापित करते हैं या समाज में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की स्थापना होती है, वहाँ पर ये विधि का स्थापना होती है। और ये समय आरती का कार्यक्रम राम दरबार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे। पूजा, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ 3 पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। महंत योगी यानी कि वो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने भी राम जन्मभूमि का जो आंदोलन लगातार चला, संघर्ष का वो लंबा कालखंड, उसमें उनका भी योगदान रहा है। और उनके गुरु महंत अवैधनाथ महाराज ने, उन्होंने भी अति सक्रिय होकर राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हम ये आज का दिन देख पा रहे हैं। और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ, वो भी इसी श्रृंखला में शामिल रहे हैं। और आज जब वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप यकीन मानिए कि हम उन सभी दिव्य आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं, उन तमाम दिव्य विभूतियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान से, जिन्होंने अपने तमाम अथक मेहनत, उनके प्रयास, उनका सर्वस्व जो उन्होंने निछावर करने की जो भावना रही है, जिसके चलते आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं, उन सभी को हम हृदय की अनंत गहराइयों से न केवल नमन कर रहे हैं बल्कि हम श्रद्धा से अभिभूत भी हो रहे हैं। और ये दृश्य वाकई अद्भुत हैं। पूजा, मनीष, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, दरअसल उनका होना यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि वो एक साथ 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। ये 2 दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर। और हम यहाँ पर प्रशंसा करना चाहेंगे अपने तमाम छायाकार जो हमारे साथी हैं, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, जिनके माध्यम से वो लगातार किस तरीके से दृश्यों का परिवर्तन कर रहे हैं, दृश्यों का संयोजन कर रहे हैं। और उनकी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी दृश्य से हमारे तमाम वो करोड़ों दर्शक जो कि दूरदर्शन को इस समय देख रहे हैं, विशेष प्रसारण को देख रहे हैं, वो हर उस महत्वपूर्ण दृश्य को देख पाएं जो दृश्य वो देखना चाहते हैं, हर उस प्रक्रिया को वो समझ पाएं जिसको वाकई समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हाथों से इस शिवलिंग का स्पर्श अपने आप में भाव से भरने वाला है। मंत्रों से, उनके उच्चारण से बुदबुदाते हुए ये ऊंट जो कि श्रद्धा के न जाने कितनी अनंत गहराइयों में हमको लेकर जाते हैं। इन दृश्यों को जब हम समायोजित करते हैं तो सिर्फ एक ही बात निकलती है, भारत माता की जय, प्रभु श्री राम की जय, सनातन धर्म की जय। और जब हम राम राज्य का जिक्र करते हैं तो राम राज्य यहीं से शुरू होता है। राम राज्य इसी परिकल्पना पर आधारित होता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा, यानी कि किसी को किसी तरीके का व्याधि ना रहे, यही राम राज्य है। और इसी को प्रेरणा वाक्य मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन में जो लगातार काम चल रहा है वो वाकई प्रेरणा देने वाला भी है। और न जाने कितनी सदियां इस कालखंड की ऋणी रहेंगी कि इस कालखंड में एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला, जो नेतृत्व ने भारत को नया भारत बनाया, जिस नेतृत्व ने भारतवासियों के मन में गर्व और गौरव की अनुभूति प्रदान की, जिस नेतृत्व ने सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म के प्रति लोगों के अंदर आस्था प्रदान की। पूजा, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। गणपति के देखिए कितनी दिव्य और भव्य मूर्ति है और उनके अस्त्रों को
उनको पहनाया जा रहा है और सभी लोग इस समय उपस्थित हैं। हर कोई मंत्रोच्चार कर रहा है और एक तरफ ये भी हम कहेंगे कि अंदर तो ये मंत्रोच्चार चल रहा है और उधर भगवान सूर्य देव भी लगातार अपने जो कहते हैं ना कि वो अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। इस समय मौसम में भी गर्मी जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक बात है मनीष कि मौसम भी अपने पूरे जोश में है। वैसे तो जेठ का महीना है और इस जेठ के महीने में जबरदस्त गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आस्था इस पर भारी है, क्योंकि जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक हाल के दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या बहुत आगे तक पहुंच गई थी। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम अस्ति, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आस्था अर्थ का आधार बन रही है, आस्था आधुनिक जीवन का आधार बन रही है, आस्था एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्याय बन रही है और यही आस्था उस भारत के बुनियाद में रही है। मनीष, हर हर महादेव का ये उद्घोष चहुं ओर है। जहां जाइए हर व्यक्ति हर हर महादेव के इस उद्घोष से, ये देखिए ये दृश्य, ये है आदर सत्कार। गोविंद देव गिरि जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शॉल पहनाते हुए, और ये देखिए ये हिंदवी साम्राज्य का वो प्रतीक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वो भाव कह सकते हैं कि जब वो धारण करते थे तो जिस तरीके से वो दिखते थे, वाकई हिंदवी साम्राज्य। और महाराष्ट्र में जो मराठा क्षत्रप रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके की पगड़ी धारण करते थे और आज गोविंद देव गिरि जी महाराज ने उसी पगड़ी को योगी आदित्यनाथ जो हमारे एक धर्माधिकारी भी हैं, ये मंत्र आप सुनिए, ये जयकारा आप सुनिए। हनुमान की जय श्री राम। आज जन्मदिन है पूज्य योगी जी महाराज का। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं भवतु मंगलम जन्मदिनम। हम बोलेंगे जन्मदिन, आप सब बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। अपने तमाम दर्शकों को मैं एक खास जानकारी देना चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ, और वो जानकारी ये है कि आज हमारे जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ जी को। और आज हमारे नृत्य गोपाल दास महाराज जी का भी जन्मदिन है, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोकनाथ जी दिख रहे हैं यहाँ पर इस समय, ये स्क्रीन पर अलग अलग तमाम वो विभूतियाँ दिख रही हैं। चंपत राय जी दिख रहे हैं इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। चंपत राय जी हर किसी से परिचित करवाते हुए, उनका परिचय प्रदान करते हुए, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन गृहस्थों को आमंत्रित किया गया है, हर किसी का चेहरा, हर किसी के मुखमंडल पर एक श्रद्धा का भाव है, एक आत्मा अनुभूति, एक ऐसी गौरव की अनुभूति है कि हर कोई हर किसी के कह सकते हैं श्रद्धा और भाव में झुका हुआ है, एक दूसरे का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कोई आने के लिए आभार व्यक्त कर रहा है, कोई बुलाने के लिए आभार व्यक्त कर रहा है, और कोई इस समय का साक्षी होने पर प्रभु श्री राम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इस समय दिनेश जी विश्व हिंदू परिषद के, जो कि इस कार्यक्रम स्थल से योगी आदित्यनाथ जी के ठीक पीछे चल रहे हैं। सबसे आगे चंपत राय जी हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, और उसके बाद में यहाँ पर
ये तमाम लोग श्री राम दरबार जो कि प्रथम तल पर है, यहाँ से आगे प्रस्थान करते हुए। और एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है पूजा, कि जब हम कह रहे थे लगातार कि ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन का मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये लोगों के मन मस्तिष्क में है कि भाई अभिजीत मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। तो ये अभिजीत मुहूर्त तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ खास है क्या, या इसके बारे में ज़रूर हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि और अचरज में डालने वाला भी है कि अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिवस में होता है, सिर्फ बुधवार को छोड़कर। यानी कि खास बात यह है कि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा, बाकी हर दिन अभिजीत मुहूर्त होता है और प्रतिदिन ये अभिजीत मुहूर्त लगभग 45 मिनट का रहता है। और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो ये अनुष्ठान संशोधित मुहूर्त में हो रहा है। ये बहुत शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में किया गया कार्य विजय ही विजय प्रदान कराता है और प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये मुहूर्त बहुत खास माना जाता है। मनीष, बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक कहते हैं ना कि परमात्मा ने आपको जब कभी भी कोई शुभ काम या आपको कोई अच्छा काम, तो दिन में लगभग 40 से 45 मिनट का ये वक्त होता है जब एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में आप अपने किसी भी शुभ काम को आप शुरू कर सकते हैं, उसको संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बुधवार को ये मुहूर्त नहीं होता है। और अब ये टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार अलग अलग हमारे जो छायाकार मौजूद हैं और हम ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, लगभग 18 से ज़्यादा दूरदर्शन ने 18 से 20 की लगभग वो संख्या है, जब अलग अलग जगहों पर हमारे कैमरे लगाए गए हैं। जिन जिन मंदिरों पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर भी, राम दरबार में भी, और अलग अलग जगहों पर तमाम कैमरे हैं। और इन कैमरों पर हमारे तमाम जो छायाकार मित्र हैं वो लगातार एक बारीक निगाह है वो इस समय अपने कैमरे के में देख रहे हैं, उसके जो व्यू फाइंडर है वहाँ पर देख रहे हैं, ताकि कोई दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, हर वो दृश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आप तक पहुँच पाए। और ये विशेष प्रसारण संभव हो पा रहा है इन तमाम हमारे सहयोगियों के सहयोग से। पिछले कई दिनों से एक अथक मेहनत, एक परिश्रम का ये परिणाम है जो इस समय हमें दिख रहा है टेलीविज़न स्क्रीन पर। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमने शुरुआत में कही, और जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था और हमने उसमें आपको बताया कि आज का दिन क्यों महत्व है। आज गंगा अवतरण का भी दिवस है, यानी कि गंगा दशहरा कहते हैं। नमः शिवाय गंगाए शिवाय नमो नमः, नमस्ते रुद्र रूपणे शंकरे वै नमो नमः, नमोस्तु विश्व रूपणे ब्रह्म मूर्ते नमो नमः, सर्व वेद रूपणे नमो भेषज मूर्तहे। गंगा की प्रशस्ति में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गंगा अवतरण शिव की शक्ति के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। और वाकई आज प्रकृति के प्रति ये प्रेम का एक प्रकटीकरण है, अनन्य भाव है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और गंगा दशहरा भी है। पूजा, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अयोध्या से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे प्राण प्रतिष्ठा का, और बता दें आपको कि अयोध्या में आज फिर से एक इतिहास रचा गया और महाआयोजन के अंतिम दिन आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर बने राम मंदिर की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। और इसमें आपको यहाँ ये भी बता देते चलें कि अयोध्या और काशी से 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न हुआ, और जो मंत्रोच्चार उन्होंने किया उससे पूरा परिसर कहा जाता है कि पूरी तरह से वैदिक गूंज के साथ सुनाई दे रहा था। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक वीडियो शेयर किया है। लिखा है, आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी सरकार में गरीब कल्याण के 11 साल पर लिखा है कि गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक दयालु सरकार। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारी सभी प्रमुख योजनाओं ने गरीबों के जीवन को बदल दिया है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना, पकाने के ईंधन, बेकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम मील तक लाभों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसी वजह से 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी को हराया है। एनडीए एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने।
यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। साइबर की दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, नए नए तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता। कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। टेलीग्राम चैनल था जिसपे ये वीडियोस वो बेचते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, उनकी जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट माय डेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आशा गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। भाजपा ने बेंगलुरु में भगदड़ हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला समेत 12 देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर लगाया प्रतिबंध। सोमवार से लागू होंगे नियम। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। योगी आदित्यनाथ अनुष्ठान में रहे उपस्थित। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्वार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा पहुंचाएगी।
वहीं प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि परिस्थिति से जुड़े हुए तंत्र के संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कच्छ यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए। प्रधानमंत्री इस भाव से अब बहुत अभिभूत हुए कि उन्होंने कहा कि वो अपने आवास पर सिंदूर के ये पौधे लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिंदूर का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो शेयर किया। लिखा है, आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो वीडियो। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। आइए हम संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए एक बड़ा कारण है प्लास्टिक। पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य को क्या खतरे हो सकते हैं और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पर्यावरण में प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और कई बीमारियों के खतरे को बढ़ा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, गाड़ियां चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, उस वजह से जो वायु में जो प्रदूषण होता है
उससे हमारे न सिर्फ लंग्स को असर करता है बट लंग्स के पूरे शरीर को असर करता है। एक तो ये हुआ हवा के द्वारा, दूसरी बात है कि जो हम खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें जो है अगर पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान एक राष्ट्र एक मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान भारत की प्रमुख पहल मिशन लाइफ के साथ संरेखित पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। पर्यावरण में बढ़ा हुआ प्रदूषण स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है कम से कम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। यानी घर में हम हैं तो एलपीजी का उपयोग करें, जो सस्ता ईंधन होता है, लकड़ी या चूल उपला और कागज़ वगैरह जला के जो है ना जो लोग खाना बनाते हैं उसको नहीं करना चाहिए। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक जो ग्रुप ट्रैवल होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें और अपने गाड़ियों की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी तरह करें। और जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी जो डस्ट होती है वो एक बहुत बड़ा एक कारण है जो कि मैं कहूँगा अनरिकग्नाइज्ड है। प्लास्टिक का यूज़ मिनिमम करें। सभी के लिए स्वस्थ जीवन तभी संभव हो सकता है यदि प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को पहचानें और हर तरह के प्रदूषण को कम करने के उपाय करें। पर्यावरण बचाएं, स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने का बीड़ा खुद उठाया। ऐसे ही जीवंत प्रेरणा स्रोत हैं राधे श्याम गोयनका, जिन्हें डिब्रूगढ़ के ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं असम के हरित योद्धा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मिलिए डिब्रूगढ़ के हरित योद्धा राधे श्याम गोयनका से, जो शहर में वृक्षारोपण अभियान के नेतृत्व करता रहे हैं और चाय के शहर डिब्रूगढ़ की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। मैं बेंगलोर जाया करता था, मेरा बेटा बेंगलोर में रहता था, मैं प्राय जाता था। तो 94-5 में ऐसे में देखा कि हमारी कॉलोनी है कोरमंगला के साइड में प्लांटेशन हो रही, उसमें कोई बेड़ा वगैरह कोई टी गार्ड नहीं लगाते हैं और नारियल का टुकड़ा काट के गाछ का वो लगा दे रहे हैं, उसी में गाछ हो जा रहा है। तो मैं वही 3-4 महीने वहाँ में था, देखा, साल भर बाद फिर गया तो फिर देखता हूँ कि गाछ बड़े बड़े हो गए हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि सरकार ही काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यह सब तब शुरू हुआ जब राधेश्याम गोयनका बेंगलुरु में थे और उन्होंने कृष्णचूड़ा के पेड़ लगाने और उन्हें पोषित करने के सरकारी अभियान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाद में एक यात्रा पर उन्होंने पाया कि यह अभियान काफी सफल रहा था। तब से 80 वर्षीय गोयनका ने डिब्रूगढ़ के विभिन्न नुक्कड़ और शहर के कई इलाकों में 32,000 पेड़ लगाए और उनका पालन पोषण किया है, जो अब जालान बस स्टैंड टर्मिनल से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के शानदार तट तक हैं। पानी, प्लांटेशन ये तो जरूरी है। यहाँ कोई जितना भी पेड़ लगा दे पेड़ कम पड़ जाएगा। मैं सभी लोगों से मिलता हूँ, कहता हूँ कि भाई तुम लोग एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाओगे तो 100 पेड़ हो जाएंगे, 100 होंगे, 1000 हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग सब लगाओ। डिब्रूगढ़ के ट्रीमैन के रूप में लोकप्रिय राधेश्याम गोयनका न केवल पेड़ लगाते हैं बल्कि उन्हें खाद देकर और बाड़ लगाकर उनका पालन पोषण भी करते हैं। हर साल दुर्गा पूजा की शुरुआत से पहले वह पेड़ों के तने पर चूना पोत देते हैं, जिससे उत्सव के माहौल की सुंदरता और बढ़ जाती है। हरित योद्धा राधेश्याम ने लगभग 50,000 पौधे उपहार स्वरूप दिए और उन व्यक्तियों और संगठनों का मार्गदर्शन भी किया है जो वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहते हैं। शहर में सड़कों के चौड़ीकरण और नालियों के पुनर्निर्माण के कारण 5,000 पेड़ नष्ट हो गए हैं। फिर भी
वह 27,000 पेड़ों की देखभाल करते हैं। डिब्रूगढ़ के वृक्ष मित्र का वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम न केवल जलवायु परिवर्तन और शहरी बाढ़ जैसी मानव निर्मित आपदाओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है, बल्कि पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम का भी प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सरकार में गरीब कल्याण के 11 साल पर लिखा कि गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक दयालु सरकार। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। वहीं सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारी सभी प्रमुख योजनाओं ने गरीबों की जीवन को बदल कर रख दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास और उसके साथ स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया। साथ ही डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम मील तक लाभों की तेजी डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसी वजह से 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी को हराया। एनडीए एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी साझा किया जो एनडीए सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की एक तस्वीर दिखाता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने में लगी हैं। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। केंद्र सरकार की ओर से चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन ने किस तरह लोगों के जीवन को बनाया आसान, देखिए रिपोर्ट के जरिए। सर, पानी के बारे में ये समझो कि पानी की बहुत ज्यादा परेशानी थी। यहाँ ठंड भी पड़ती, बर्फ भी गिरता है, तब भी महिलाएं दूर दूर से पानी लाती थी। बच्चों को अपने यहाँ भी एक बार नहलाते थे, कपड़े भी उसी दिन धोते थे। बैलों के लिए पानी लगता था, उनके लिए भी लाना पड़ता था। पतरा वाला मकान હતું એટલે વરસાદ પડે એટલે પાણી નીચે પડે, ગોધરા પલ્લી જાય, અનાજ પલ્લી જાય, तो हमें आखिर रात जागू पड़े। पर पीएम मोदी की आवास योजना और जल जीवन मिशन ने इनकी हर समस्या का समाधान किया। નવું પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં મકાન પાસ થયું છે તો હવે તો મને સારું લાગે। મારા મમ્મી પપ્પા કોઈ છે નહીં એટલે એ લોકો મારી બહેનો આવે એટલે મને સારું લાગે। हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है गांव के ऊपर, और वहाँ से हर घर में हर टंकी छत पे लगी और पूरा पानी हर गांव में हर घर में जा रहा है। મોદી સાહેબે ઘર મકાન એકલું નહીં પણ ઘરને પરિવારોને ખુશી પણ આપી છે અને બધા ખુશ પણ છે એનાથી। पिछले 11 साल में सर सब लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है। મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર।
बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन से पैदा हुई मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान और राजनीतिक लालसा का परिणाम है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. Chief Minister सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे stampede तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He's trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, यू वर स्माइलिंग ऑन द स्टेज व्हाइल पीपल वर डाइंग अंडर द स्टेज। लोगों के डेड बॉडीज पे आप मुस्कुरा रहे थे। You are trying to buy PR stunts. You are trying to buy few petty PR points on the dead bodies of Kannadigas, on the dead bodies of innocent people. संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि जब पुलिस ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, फिर कार्यक्रम क्यों हुआ? पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल क्यों नहीं था? उन्होंने कहा कि सबसे दुख की बात ये रही कि जब लोग मर रहे थे तब भी जश्न चलता रहा। पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के लिए? क्यों एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पुलिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बीच में? अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने यह माना कि सरकार से गलती हुई, बेहतर योजना और समन्वय से इसे टाला जा सकता था। खड़गे ने कहा कि सरकार भीड़ को काबू नहीं कर पाई। The government has owned up responsibility. This could have been avoided with better planning and coordination. But of course, this is it is after 18 years. RCB has won the cup. There was a lot of frenzy. There was a lot of expectations from the people. A stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people. Poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. वक्त छोटे से ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण विधि विधान को लेकर आचार्यों ने कार्यक्रम संपन्न करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 2 दिन से अनुष्ठान चल रहा था। मंदिर के परकोटे में बने 21 छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। पहले दिन का अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप के बाहर पंचांग पूजन के साथ हुआ। दूसरे दिन देवताओं का पूजन, अनाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्याय जैसी विधियां संपन्न हुई। मंदिर परिसर में 21 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और अब बात योग से जुड़ी हुई। नियमित योग करने से शरीर की सभी मांसपेशियों के साथ प्रत्येक जोड़ पर सकारात्मक प्रभाव होता है और अकड़न में कमी आती है। जोड़ों में अकड़न को कम करने में कौन सी योगिक क्रियाएं सहायक होती हैं, आइए आप इन्हें देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर हम बात करें कोई ऐसा अभ्यास जो पूरे शरीर के जॉइंट्स की स्टिफनेस को, शरीर की स्टिफनेस को, शरीर के लेजीनेस, लेथार्जिकनेस को, शरीर की अकड़ाहट को इंस्टेंटली दूर कर सकता है, तो वो है कटी चक्र का अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास है और आप देखेंगे कि सारा शरीर ओपन अप हो जाता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कैसे करना है उसको एक बार समझ लीजिए। इसके लिए हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं और सबसे पहले जो हम करेंगे वो है स्ट्रेचिंग। कैसे स्ट्रेच करना? फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सर से ऊपर ले जाना, पंजों को नीचे की ओर खींचना, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, फिर से सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचना, पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। इस प्रक्रिया को आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं, फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। बस 2 अभ्यास समझेंगे आज। दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना, ऐसे कि आपके जो हील्स हैं वो आपके हिप्स को टच कर जाएं। अगर आप इतना नजदीक नहीं ला सकते तो जितना नजदीक ला सकते हैं उतना ले आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे टिका देना। एड़ियां तो जमीन से छुएंगी ही छुएंगी, दोनों के दोनों एल्बोज यानी कोहनियां भी जमीन से टच रहेंगी। दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, पंजे, एड़ी दोनों पैरों के एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। सांस भरते हुए पैरों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। आप देख रहे हैं इस वक्त भी हमारा पैर ऐसे आगे पीछे या ऐसे नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ। इसका हमें ध्यान रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। ऐसा 5-5 बार दोनों तरफ कर लें। फिर अपने पैरों को वापस ले आए, हाथों को भी वापस ले आए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और फिर वापस कैसे आएंगे? हम इस तरह से करवट लेकर के वापस आएंगे, यानी एकदम से सीधा नहीं बैठेंगे। अगर हम सीधा बैठते हैं तो ये हमारे कमर के दर्द को और बढ़ा सकता है। कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना है। विशेष रूप से ऐसा भोजन न करें जो हमारी वात प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसा भोजन भी ना करें जो कफ प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है। आप भोजन में सात्विक आहार लें, समय से भोजन करें, थोड़ा देर अपने शरीर को सनलाइट में जरूर रखिए और आप देखेंगे कि आपके जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट का दर्द, इन सब में आपको आराम लगेगा। आप सब खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम।